और अब वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिकित्सक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर विधिवत विचार विमर्श कर राज्य हित में सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। चिकित्सक संघ की सीएम से हुई वार्ता के बाद संघ के महासचिव डॉक्टर मनोज वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी में चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए भी सीएम ने सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। आज सुबह 11 बजे के लगभग हम सभी लोग मुख्यमंत्री आवास पर गए थे। मिलने वालों में मैं, डॉक्टर नरेश नपलचाल और डॉक्टर NS बिष्ट हम लोग साथ में थे। हमने सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा करी मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मांगों को मान लिया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि हम पूरी जनता और मैं खुद सभी डॉक्टरों के बहुत आभारी हैं, और उन्होंने बहुत प्रशंसा करी डॉक्टरों के द्वारा किए जा रहे कार्य के, कि जिस प्रकार कोरोना के रोकथाम के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने हम सभी चिकित्सकों का आभार जताया। हम सभी चिकित्सक अपने पूरे संगठन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं व धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी सारी बातों पर आश्वासन दिया है कि सब पे प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और जितने भी हमारी मांग है वो पूरी कर दी जाएंगी। हम लोग तत्काल अपना आंदोलन जो सांकेतिक रूप से हमारा चल रहा था काली पट्टी बांध के, उसे वापस लेते हैं और हम सभी चिकित्सक अपने मुखिया, अपने प्रमुख मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। आज सुबह 11 बजे के लगभग देहरादून विधानसभा में राज्य मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए रेखा आर्या ने बताया कि 2017 से 19 तक सभी कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही समीक्षा बैठक में आगामी समय में मत्स्य पालकों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा देने के लिए चर्चा की गई। देखिए, आज मत्स्य विभाग के एक विंग है मत्स्य अभिकरण, उसकी बोर्ड की आज बैठक रखी गई थी, जिस बैठक में अब तक में जो निर्णय पूर्व की बोर्ड की बैठकों में हुए हैं उसका अब तक में क्या क्या कार्य हुए हैं उसका पुनः अनुमोदन लिया गया है, जिसमें वर्ष 2017, 18, 19 की यदि अभिकरण की बैलेंस शीट है उसका भी अनुमोदन हुआ है। साथ साथ में पूर्व में जो कार्य हमारे, चाहे मोबाइल फिश आउटलेट बैन हो या ऑक्सीजन जनरेटर खरीद की बात हो, तो वो सब चीज़ें जो धरातल पर उतारी गई है उसका पुनः जो है समीक्षा के साथ अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा नए प्रस्तावों के तौर पर ये प्रस्ताव आया है, जिसमें कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे जो मत्स्य पालक है, जब वो मत्स्य पालन करते हैं, चाहे वो ट्राउट के संदर्भ में रेसवेज बनाते हैं और मछलियों का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण उनका जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाता है, लाइफ स्टॉक का क्षति होती है। उन परिस्थितियों में मत्स्य विभाग उनके साथ कैसे खड़ा हो, इसका भी प्रस्ताव जो है आज बोर्ड की बैठक में आया है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि केवल ट्राउट ही नहीं, अन्य जो हमारे मत्स्य पालक हैं, जो अन्य मत्स्य संपदा का उत्पादन करते हैं, चाहे वो महाशीर हो, चाहे वो पंगेसियस हो, चाहे रोहू हो, कतला हो, नयन हो, तो इनका उत्पादन करने वाले भी जो हमारे मत्स्य पालक हैं, उनको यदि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर क्षति होती है तो उस पर बोर्ड जो है विचार करे। इस संदर्भ में और परीक्षण करने के लिए कहा गया है कि हमने ये प्रस्ताव सुझाव दिया है कि हम क्यों नहीं इनको जो है इंश्योरेंस के साथ में हम लोग इनको जोड़ा जाए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक 24,000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे मामलों पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, राज्य में स्थिति चिंताजनक है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। जा रहे हैं, महाराज कृपा करो, इस उत्तराखंड की जनता पे 57 विधायक देकर के तुम्हें सर पर बैठाया है, एक बार दून अस्पताल तो होके आ जाओ, एक बार किसी सरकारी अस्पताल तो होके आ जाओ। मुख्यमंत्री 6 महीने में किसी अस्पताल होके नहीं आए, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। राज्य में नर्सेज की कमी है, 5500 नर्सेज होनी चाहिए, केवल 1500 नर्सेज हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1500 यहाँ पर हमारे जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन जो हमारे होने चाहिए, वो हमारे यहाँ 150 हैं, 10% भी नहीं है। तो आज इस प्रकार से हालत जब प्रदेश की हो रखी है, राज्य की सरकार और सिस्टम सोया हुआ है। कांग्रेस, हम तमाम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, राज्य कांग्रेस की तरफ से
मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि सरकार अभी भी चेत जाए और इंतजाम करे। तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार लोगों को स्वरोजगार का बढ़ावा देने के लिए तमाम दावे कर रही है, वहीं कोरोना काल में कई उद्योग मंदी और सरकार से सहायता न मिलने के चलते बंदी की कगार पर हैं। प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उद्योग को चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं जब इस मामले में सांसद अजय भट्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संकट के समय में उद्योग को झटका लगा है। पार्टी में जरा सा भी साहस है, पार्टी में कुछ भी अगर थोड़े बहुत आदर्श और सिद्धांतों की बात करती है तो एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ FIR लॉन्च हो गई, सार्वजनिक मामला हो गया, महिला दर की ठोकर खा रही जिसका शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया। उसके बाद भी बीजेपी चुप बैठी, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं कर रही, तो कहाँ बीजेपी का अनुशासन। एक मशहूर तीर्थ स्थल बद्रीनाथ धाम का जल्द कायाकल्प होने वाला है, जिसके लिए लगभग 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। कोविड-19 से तमाम इंडस्ट्री पर उसका बुरा असर पड़ा है और बहुत सी इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और कोविड-19 के चलते उन्हें जितने भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, टैक्स के हैं, रिबेट हैं, बैंकों की इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, उसमें सबको उसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो मृत इंडस्ट्री हो चुकी हैं वो दोबारा पुनर्जीवित हो सके। पूरे विश्व में संकट गहराया है, फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उद्योग खुल रहे हैं। कुछ लोग कोरोना पीड़ित होने के कारण कुछ कर्मचारियों की वजह से उद्योगों को धक्का जरूर लगा है, लेकिन जल्दी हम संभल जाएंगे। धीरे धीरे ये जो लॉकडाउन था खुल रहा है और खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो हमको बनानी ही पड़ेगी, अपने को बचाना पड़ेगा, लोगों को बचाना पड़ेगा, इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। पर ये कोशिश हो रही है कि जो उद्योग बंद होते जा रहे हैं उनको खोला जाए। उनके खुद भी जो ओनर्स हैं वो भी चिंतित हैं, इसकी पूरी कोशिश जारी है। कुछ समय में सब चीज़ें धीरे धीरे सुधर जाएंगी। सरकार के संपर्क में हूँ। डोईवाला में पोस्ट ऑफिस की तरफ से महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई, जहां पोस्ट ऑफिस ने आधार कार्ड पर आधारित ATM योजना शुरू की है, जिसमें आधार नंबर होने पर भी खाता धारक किसी भी पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल सकेंगे। इस दौरान डोईवाला के हेड पोस्ट मास्टर कृष्ण गोपाल ने बताया कि जिस किसी को इस योजना का लाभ लेना है तो उसे अपना खाता आधार से लिंक कराना होगा। ये लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। जो हमारे बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो हमारे यहाँ से पेमेंट निकाल सकते हैं। जिनके अकाउंट्स में आधार लिंक होगा केवल वही लोग इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा सर। हमारे इस क्षेत्र के अंदर में 11 पोस्ट ऑफिस है, सभी जगह से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या कुछ किया जा रहा है? लोकल स्तर पे पोस्टमैन हम लोग, हमारे जो पोस्टमैन है वो गाइड कर रहे हैं और हम दैनिक न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल समय की बचत होगी और आप आइए, जो है आप लाभ उठाइए। बद्रीनाथ धाम का जल्द कायाकल्प होने वाला है, जिसके लिए लगभग 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया। इससे अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे प्रशासन की जो विशेष तैयारी है वो यहां पे चल रही है। कोरोना काल में भले ही कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा हो, लेकिन सीमांत जनपद चमोली के गोचर निवासी शाह दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही वो अपना स्वरोजगार तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी इस तरफ प्रेरित कर रहे हैं। हीना ब्यूटी पार्लर के नाम से यहाँ पे हम ये सिलाई और पार्लर चलाते हैं हम। और यहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास फीस लेने के लिए नहीं होता है, उन बच्चों का सहयोग करते हैं और फ्री में सिखाते हैं। लॉकडाउन के अंतराल में हमने यहाँ पे अपना
व्यवसाय स्थापित किया है, जिसमें मेरा सहयोग मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा शाह जी कर रही हैं। तो हम यहाँ पे जो कारोबार चला रहे हैं इसमें मेन मुख्य रूप से हमारा ब्यूटी पार्लर और सिलाई, इसमें कि अपना व्यवसाय तो है ही, उसके अलावा हम बच्चों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। मेरा नाम दीपिका है। मैं यहाँ पे सिलाई हिना ब्यूटी पार्लर में सिलाई और पार्लर का काम सीख रही हूँ। ये हमें बहुत ही अच्छे से सिलाई का काम सिखाते हैं और ये हमें निःशुल्क सिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी अलर्ट हैं। कोरोना को तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं इसे लेकर। वहीं जोशीमठ में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही हैं। उधर लालकुआ में पुलिस ने युवती के अपहरण का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने अपहरण की गई युवती को काठगोदाम इलाके से सकुशल बरामद कर लिया। वहीं पुलिस ने इस घटना की अंजाम देने वाले 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। कल की जो घटना हुई है उसमें उसको जबरदस्ती ले जाना अभी तक बरामद हुआ है। अभी लड़की बरामद हुई है, हमें नहीं, गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई। सर, कोई प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला है? अपहरण का मामला नहीं, घटना तो कल की है, वो अपहरण की घटना है सर, पूरी नियोजित। सर, और आज का क्या लगता है, आज भी जांच के साथ में प्रेम प्रसंग है या नहीं, प्रेम प्रसंग नहीं, परिचय है आपस में, लेकिन उसको अभी हम ऐसा नहीं कह सकते प्रेम प्रसंग है। इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें आएंगी। नहीं, पूर्व नियोजित था, क्योंकि वो जीजा साथ में आए थे उसके और प्लान करके आए। बाकी लोगों के परिवार से पूछताछ छोड़ेगी? नहीं, हाँ, उनसे पूछताछ कर ली है अभी और लोगों से और जानकारी कर रहे हैं, जैसी और जानकारी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, गाड़ी कौन से प्रयोग में लगी थी? जो गाड़ी बता रहे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, कोई और थी? स्विफ्ट डिजायर थी। अपहरण से पहले किस तरह देखो? क्योंकि परिचय में थे, फ़ोन पे आपस में बात हुई थी इन लोगों की, और बाकी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, उसमें हम चीज़ों को लाएंगे। दिनेशपुर में सड़क किनारे मांस मछली बेचने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगर पंचायत ने सड़क किनारे मांस मछली बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा। छापेमारी के दौरान दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग और ये जिला बास के जिला प्रशासन के आदेशों के क्रम में कार्रवाई की जा रही। इसी के क्रम में एक शिकायत मिली है कि रोड पे जो है मछली वाले जो है भीड़ लगा के कारोबार कर रहे हैं, तो इसी को जो है इनको चेतावनी दे दी गई है, कल से जो है मछली बाजार में अपना वो लगाएंगे। इनका रणनीति रहेगी? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि बस से हम इनको क्यों नहीं बैठाएंगे, हम तो बैठाएंगे करके। तो इसके क्रम में मैंने कल जो है बैठक बुला रखी है 11 बजे ऑफिस में, बुला रखा। अगर बाई दी वो एक मत नहीं बनती है तब क्या होगी? नहीं, इनको व्यवस्था करेंगे, हम दूसरी जगह कहेंगे और व्यवस्था करवाएंगे। कोरोना के बीच विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उत्तराखंड के सभी जनपदों में प्रदेश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छोटे आपराधिक मामले, पारिवारिक क्लेश, मोटर वाहन, इंश्योरेंस समेत अन्य मामलों का ई लोक अदालत के जरिए ही समाधान किया जाएगा। उच्च न्यायालय की परिसर स्थित माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पे दिनांक 12 सितंबर को पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश की हर जिला कोर्टों में और आउटलाइन में जितनी कोर्टें हैं हमारी, वहाँ पे एक ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये ई लोक अदालत इस प्रदेश की पहली ई लोक अदालत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते मार्च एंड से ही कचहरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर काम बंद है, केवल अर्जेंट मामलों के ही निस्तारण किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे मामले थे जिनमें सुलह समझौते होने वाले थे या जिनमें हो चुके हैं, लेकिन कोर्टों में काम न होने के कारण वो बंद पड़े हुए थे। इसलिए ऐसे मामलों को आइडेंटिफाई करके और उनमें पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते कराए जा सके, इसके लिए ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस ई लोक अदालत में पक्षकार बिना उपस्थित हुए हमारी वेबसाइट्स पर जा कर के हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ़ोन नंबर पर संपर्क करके या अपने अधिवक्ता से बात करके अपने मामले को इस ई लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते। यूथ कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पीवी उत्तराखंड के दौरे पे हैं। अपने दौरे के दौरान श्रीनिवास ने वो हरिद्वार पहुंचे और प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीजेपी सरकार का हालत क्या है पूरा उत्तराखंड का एक एक नौजवान जानता है। इतनी उनके अंदर गुस्सा इतनी बड़ी लेवल पे भरी है
तो लोग इतने फ़ोन करके बताता है, लोगों मिलता है, बहुत बुरी हालत है। तो ये सरकार आने के बाद में 4 लोग को मात्र रोज़गार दे रहा है, उसमें भी किस किस को दे रहा है? एक मेयर को, बेटी को रोज़गार देना, यही इनकी बड़ी काम है क्या? और जम्मू कश्मीर से कोई शायद है, उनको देने। इनसे सरकार इस उत्तराखंड युवा के बारे में कभी सोचा नहीं है, ये सोचेगा भी नहीं। क्यों? तो ये टेलीविज़न सरकार है, ये सरकार को कोई विज़न नहीं है। विज़न होता था, आज सबसे ज़्यादा कोई परेशान है इस उत्तराखंड का एक युवा, वो कैसे जी रहा है, उनके घर पे जाके देखना पड़ेगा। लगातार लास्ट 4-5 महीने से कोविड की वजह से किसी के पास पैसा नहीं है। मसूरी एमपीजी कॉलेज में 1200 रुपए की ज्यादा फीस वापस न दिए जाने को लेकर छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। कुलपति और कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला फूंका गया। छात्रों की मांग। कॉलेज प्रशासन ऐसा सोया हुआ है, अगर हम बाबूजी के पास जाएं ऑफिस में तो वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। मैं इससे पहले भी कार्यालय में बहुत बार अपना ज्ञापन दे चुका हूं, उनकी सूची दे चुका हूं कि कितने बच्चों के पैसे वापस आने हैं, परंतु ये कहते हैं कि सूची दो। अब सूची कहां से दे? मतलब इनका एक बेकार का काम के वेतन ले रहे हैं, इन्हें कहां से बार बार हम सूची ला के देंगे? बच्चा इस टाइम आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, बच्चा दूर दूर गाँव में बैठा है, उनके पास हम संपर्क में जाएँ? इस टाइम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में रखो। हमने इनसे मांग करी है, सर हमारा ये जो 7 दिन है इसमें आप इस पर कुछ स्पष्टीकरण दें। अन्य महाविद्यालयों में देना भी शुरू कर दिया गया हो चुका है और अभी तक हमारी फीस वापस नहीं हुई है, जबकि विश्वविद्यालय ने जिस समय 2019 में प्रथम सेमेस्टर में छात्रों ने 1200 अतिरिक्त शुल्क भरा था, विश्वविद्यालय ने उसे वापस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था और अन्य महाविद्यालय प्रदेश के बड़े बड़े विद्यालयों में शुल्क वापस हो चुका है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में अभी तक शुल्क वापस नहीं हुआ, जिसके माध्यम से हमने आज यहाँ पर विरोध जताया है। और प्राचार्य महोदय को पहले भी हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए और आज हमने फिर ज्ञापन देके उन्हें 7 दिन का समय दिया है। को हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रथम सेमेस्टर 2019 का जो बैच था उनका 1200 रुपये जो विश्वविद्यालय के द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया गया था, जिसके लिए हमने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया और हमारे संघर्ष के बाद विश्वविद्यालय और सरकार के संज्ञान में बात गई और उन्होंने हमारा जो 1200 रुपये अतिरिक्त शुल्क था वो वापस किया और विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार सभी महाविद्यालयों को इस शुल्क वापस करवाया गया। लेकिन एमपीजी महाविद्यालय के हम सभी छात्र छात्रों को ये दुखद का विषय है कि एमपीजी महाविद्यालय के स्टाफ और प्रशासन के द्वारा कोई भी इस शुल्क के लिए कोई प्रयास ही नहीं करा गया। और अब जो प्राचार्य बैठे वो कह रहे हैं कि मैं 20 दिन अभी मेरे को डिस्चार्ज हुए हैं, तो हमने इससे पहले जो प्राचार्य कोई भी रहे हो, लेकिन हमने कॉलेज प्रशासन को सूचित तो किया ना। छात्रों ने एक ज्ञापन दिया है और मेरे संज्ञान में इन्होंने प्रथम बार ये बात लाई है कि पिछले वर्ष का इनका पैसा जो था विश्वविद्यालय द्वारा जो है वापस किया जाना था, जो अभी तक वापस नहीं हुआ। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और हम संबंधित अधिकारियों को, कुलपति महोदय को इससे अवगत करा देंगे और इनकी मांग को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की 7 दिन का समय दिया है, तो क्या 7 दिन तक हो जाएगा? देखिए 7 दिन का तो नहीं, हम ये कह सकते हैं, हम इसमें प्रयास करेंगे कि क्यों हमारे कॉलेज स्तर का ये मामला नहीं है, विश्वविद्यालय स्तर का मामला है, तो इसमें इनकी मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाए। मसूरी में आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे मजदूरों को बेघर करने को लेकर मजदूर संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठन ने पिक्चर पैलेस चौक से नगर पालिका परिषद के परिसर तक विरोध रैली निकाली। 2 पहलू होते हैं और ये दोनों चेयरमैन भी और हमारे क्षेत्र के विधायक गणेश जोशी जी, ये दोनों ही एक ही चीज़ है और ये इन पे दूसरे पे बात डालने वाली बात नहीं है। दोनों की मिली साजिश के तहत मजदूरों को आज बेघर किया गया है और जो घरों के अंदर थे उनको बेघर किया गया, जो 56 कोट में रह रहे मजदूर थे उनको बाहर किया गया। ये जो पूरा प्रदेश है और मैं विशेषकर मसूरी की बात करता हूं कि यहाँ पर दोनों लोग जो सत्ता में हैं, दोनों भूमाफिया हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक हों चाहे हमारे शहर का चेयरमैन हो, दोनों भूमाफियाओं की एक साजिश के तहत इन मजदूरों को बेघर किया जा रहा है। किताब करके जो मामला 84 परिवारों का और पीछे जैन आराम की जो योजना सिविल के नीचे ये मजदूर को जो आपस में लड़ा रहे हैं, प्रशासन को ये चाहिए अगर वहाँ 82 लोग हैं तो 82 लोगों के लिए नगर पालिका के माध्यम से अन्य माध्यम से भूमि उपलब्ध कराए, शासन उसके लिए पैसा दे, उनकी कॉलोनी बनाए। तो आप एक पालिका ये कह रही है कि वो अतिक्रमणकारी हैं 84, अगर वो 84 अतिक्रमणकारी हैं तो आप दूसरे का ताला तोड़ के अतिक्रमणकारी को अंदर कैसे बैठा रहे हैं? और जो अंदर लोग रह रहे हैं वो बेचारा 3 दिन से सड़कों में बारिश से सड़क में खड़े हैं। तो ऐसे अन्याय निर्दयी सरकार
बेईमान सरकार, दया धर्म भूल गई, संविधान के नाम की कोई चीज नहीं, इन्होंने संविधान को चौपट कर चुके हैं। तो हमारा विरोध इसलिए है, अभी देश भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस देश के अंदर जिंदा गुंडागिर्दी नहीं है। तो उन लोगों को आवासित करें जो गैर कानूनी उन्होंने तालाबंदी की, लोगों को सामान बाहर फेंका है, वो ताला खोले, उन लोगों जो सूचीबद्ध लोग हैं या अन्य भी लोग हैं उनकी व्यवस्था करें। मकान खाली करवाया था सबका, इनकी सुध लेने कोई वहाँ नहीं पहुंचा, सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर के बाहर बैठे हैं। कोई ये नहीं पूछा इनने खाना खाया, कैसे रहे, इतनी बारिश हो रही है, इतना मौसम खराब है, कोई इनकी सुध लेने शासन प्रशासन कोई वहाँ पर नहीं गया। जिन्हें 18 परिवार खाली कराए, आप वहाँ पर जाके देखिए, घर के बाहर बेचारे त्रिपाल के सो रहे हैं, त्रिपाल फिर कोई इनकी खाने की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ जो भी कार्यवाही की गई है वो प्रशासन द्वारा की गई है, और जो लोग पात्र सूची में, क्योंकि वो 96 आवास जो बने थे वो एक सूची के तहत बने थे और कुछ विशेष लोगों को, मजदूरों को वो आवंटित किए जाने थे, लेकिन उनके अलावा कुछ अन्य लोग उस आवासों में बैठ गए और अवैध रूप से बैठ गए, जिनको खाली कराने का कार्य प्रशासन द्वारा किया गया। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड में राजनीति भी गरमाने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं और इस क्रम में चमोली पहुंचे आम आदमी पार्टी की लोकसभा प्रभारी शिशुपाल रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। उनकी बयानबाजी को देखकर लगता है कि आप पार्टी की देवभूमि में आते ही बीजेपी बौखला गई। किच्छा में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर समाज सेवी और कांग्रेस नेता सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। पपनेजा के नेतृत्व में इकट्ठा हुए लोगों ने अपने गले में काला कपड़ा बांधकर विरोध किया। आज हम लोग 16वीं बार NH 74 जो कि अधूरा है, पुलहट्टा पर 1.1 किलोमीटर टूटा हुआ रोड है, आदित्य चौक पर बिल्कुल टूटा हुआ है, ओवरब्रिज 5 साल से अधूरा बना हुआ खड़ा है, लोग परेशान हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मरे हैं, हजारों सैकड़ों बार यहाँ जाम लगा है और हम लोग बार बार, आज 16वीं बार, 12 शनिवार और 4 सोमवार, कुल मिलाकर 16वीं बार यहाँ धरना चल रहा है, प्रदर्शन किया है, कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी है और हमने भूख हड़ताल की है। तमाम तरीके से सरकार को, प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जाग नहीं रही है, सो रही है, नाटक कर रही है और हम लोग चेतावनी देते हैं कि इसको शीघ्र बनाया जाए। शायद सरकार चाहती है कि हम इसको उखेड़ के एक दिन JCB चलाकर इसको उखेड़ना शुरू करें, तब सरकार जागेगी, तो लगता है हम वो भी करेंगे। और हम लोग बैठे हैं, हम मांग करते हैं कि इसको अति शीघ्र बनाया जाए। कितनी धूल उड़ रही है, लोग परेशान हैं, यहाँ पर लोगों का जीना दूभर हो रहा है। नैनीताल के वार्ड में जाकर आम आदमी पार्टी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। वहीं मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने लोगों को जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। सुधारने के लिए और आम आदमी पार्टी, देखिए आज जो नैनीताल के समीप एक कृष्णापुर वार्ड है, वहाँ पर कई सारी मातृशक्तियों, कई सारे युवाओं, कई सारे बुजुर्गों ने मिलकर के आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी और कहीं ना कहीं पर यहाँ आकर के जो यहाँ की समस्याएं हमने देखी, वो समस्याएं आज 21वीं सदी में उन समस्याओं को देख पाना अपने आप में एक शर्म की बात है। ये लोग जो कि ऊपर नैनीताल के निवासी थे, नैनीताल में अपना फर्क होगा व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको प्रशासन द्वारा यहाँ पर बिना किसी व्यवस्था के एक तरीके से फेंक सा दिया गया है। यहाँ पर इन लोगों का जो नैनीताल को जाने वाला मुख्य मार्ग है वो पिछले 1 साल से टूटा हुआ है और यहाँ पर कई सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनकी अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उनको जाने की स्थिति में वो लोग नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि जोलीकोट से नैनीताल तक एक जो शटल सेवा शुरू हुआ करती थी पहले, जो कि यहाँ से एटलीस्ट इनके पास एक ऑप्शन था कि कुछ नहीं तो पैसा दे करके लंबे रास्ते से चले जाएं, वो शटल सेवा बंद करा दी गई है। जहाँ पर इन लोगों का निवास है उसके ठीक बगल में बलिया नाला बह रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर पर भूस्खलन चल रहा है और कभी ना कहीं पर इन लोगों की जान को भी खतरा रहता है। सफाई की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। ये सब लोग कई सारे जो हैं मेहनतकश लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पर अपनी मजदूरी करके, मेहनत करके अपने परिवारों का पेट पाल रहे हैं। कोविड काल में इनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ धाम में पिछले 3 महीनों से तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना जारी है। धरने पर बैठे संतोष द्विवेदी ठंड लगने से बीमार हो गए। धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहित की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश के लिए भेजा गया। श्री केदारनाथ आज संतोष आचार्य जी जो है लगभग 3 माह से जो है अर्धनग्न अवस्था में
धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिस कारण वो इतनी कड़ाके की ठंड में जो है आज जो है यहाँ पर बीमार होकर के अभी जो है वो ऋषिकेश एम्स में पहुँच गए हैं। और प्रशासन ने यहाँ पर हेली भेजा, प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं। और प्रशासन ने जो है लगभग 3 माह से अर्धनग्न अवस्था में इस कड़ाके की ठंड में आचार्य संतोष जी केदारनाथ में बैठे हुए थे धरने में, और सरकार ने इनकी सुध नहीं ली, जिस कारण वो आज बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए और उनको जो है तत्काल यहाँ से ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।